हमारे चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। क्या आप जानते हैं हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए आज ये हमारा वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये है हमारा एनसीईआरटी का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ये है क्लास सेवेंथ का हमारा ज्योग्राफी, जो एनसीईआरटी का एक लाइन से ये निचोड़ निकाला गया है, वो मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए बिना देर करते हुए आज मैं शुरू करता हूँ इस अध्याय को। तो इस अध्याय का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। तो इसमें जो सबसे पहले आता है, स्थल मंडल अनेक प्लेट में विभाजित है। प्लेट हमेशा चारों दिशा में घूमती रहती है। यानी ये जो हमारा पृथ्वी है, ऊपरी भाग है जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं, ये अनेक प्लेटों में विभक्त है। क्या है? अनेक प्लेटों में विभक्त है। ये प्लेट जो है हमेशा चारों दिशाओं में मूव करते रहती है। अब इसमें जो हमारा अगला पॉइंट आता है वो पृथ्वी की गतियाँ। क्या था हमारा? पृथ्वी की गतियाँ। तो पृथ्वी की गतियों की बात किया जाए तो पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा अंतर्जनित बल, दूसरा आता है बहिर्जनित बल। पहला अंतर्जनित, दूसरा बहिर्जनित बल। तो अंतर्जनित के बल नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंदर का बल होगा। बहिर्जनित मतलब ये बाह्य की ओर बल लगने वाला बल होगा। तो अंतर्जनित बल को हम विस्तार से देखें तो इसको भी दो वर्गों में बांटा गया है। इसको भी दो वर्गों में बांटा गया। एक होता है आकस्मिक बल, दूसरा होता है पटल विरूपक बल। तो आकस्मिक बल में हम देखें तो इसमें तीन चीजें आता है। एक हो जाए हमारा भूकंप, दूसरा आ जाता है हमारा ज्वालामुखी, तीसरा हमारा आ जाता है भूस्खलन। पटल विरूपक बल की बात करें तो इसमें बोला गया आता है कि पर्वत निर्माणकारी बल आता है। अब है बहिर्जनित बल, यानी बाहरी बल की बात किया जाए तो अपर्दन और निक्षेपण। इसमें बाहरी क्या? अपर्दन और निक्षेपण। नदी, बहता जल, पवन, ये सभी जो है हमारा बहिर्जनित बल है। इसमें है समुद्री तरंग और हिमनद, ये जो है हमारा क्या है? ये भी हमारा बहिर्जनित बल है। चलिए अब इसे आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के बारे में देखेंगे कि ये किस प्रकार के बल में आता है। तो ज्वालामुखी की बात किया जाए तो ये हमारा ज्वालामुखी यानी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यही हमारा ज्वालामुखी कहलाता है। देखिए अब इसी चीज को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। देखिए ये हमारा ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। ये हमारा पृथ्वी का भाग है, जिसको यहाँ पर लिखा गया है मेंटल। क्या लिखा गया है? मेंटल। ये वाला भाग जो है इसको मेंटल लिखा गया है। तो अब जो है यहाँ पर ये जो है ये हमारा पिघलता हुआ लावा है। क्या है? पिघलता हुआ लावा है। ये हमारा ज्वालामुखी है। तो ज्वालामुखी ये हो गया पृथ्वी का मेंटल भाग, और ये हो गया मैग्मा। इसको क्या बोलते हैं? ये जो है इसको बोलते हैं मैग्मा कोस्ट। इसको क्या बोलते हैं? मैग्मा कोस्ट। ये हमारा मैग्मा कोस्ट हो गया, और ये हमारा पृथ्वी का प्रॉपर्टी हो गया, और ये हमारा लावा हो गया। लावा किसको कह रहे हैं? ये जो हमारा यहाँ से पिघल करके जो बाहर निकल रहा है, इसको हम लावा बोलते हैं। और ये जो जिस रास्ते से निकल रहा है उसको हम निकास बोलते हैं, यानी वेंट बोलते हैं। और ये जहाँ से सबसे ऊपरी भाग होता है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको हम क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। तो यहाँ से जो निकल रहा है, यहाँ से सिर्फ हमारा लावा ही नहीं निकलता है, इसके साथ ऊष्मा भी निकलता है, राख भी निकलता है, जलवाष्प भी निकलता है। इन सभी चीज को याद रखना है कि क्या क्या निकलता है। यही है हमारा ज्वालामुखी। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब है भूकंप। क्या है? भूकंप। तो भूकंप के बारे में देखा जाए, ये हमारा भूकंप है। तो भूकंप के बारे में बोला गया कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर
पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। या भूकंप का अन्य दूसरा परिभाषा भी हम बोल सकते हैं। इस तरह से होता है कि पृथ्वी, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी पर अचानक से होने वाले हलचल को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। ये हमारा पृथ्वी है मान लिया जाए, इसमें अचानक से हलचल हो गया, इसमें क्या अचानक से हलचल हो गया, यही भूकंप कहलाता है। भूकंप में मेन पॉइंट क्या होता है? जहाँ भूकंप आता है उसमें एक उद्गम केंद्र होगा और इसके ऊपर के भाग को हम अधिक केंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र मतलब जहाँ कंपन आरंभ होता है, कंपन प्रारंभ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। अधिकेंद्र की बात की जाए तो उद्गम केंद्र के ऊपर का जो सतह होता है इसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। आइए इस चीज को हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हमारा पृथ्वी का एक टुकड़ा लिया गया है इसमें समझाने के लिए। तो जहाँ से ये भूकंप यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ से? यहाँ से मान लिया जाए भूकंप हमारा शुरू हुआ। तो यहाँ से जो शुरू हो गया इसको हम बोलते हैं अधिकेंद्र। और ठीक इसके ऊपर का भाग यहाँ, यहाँ आने पर जो भूकंप आया उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। और ये जो हमारा सर्कल टाइप का इस तरह से देख रहे हैं, ये सभी जो है हमारा है प्लेट सीमा है। क्या है? प्लेट सीमा। और इसी को हम भूकंप तरंग भी कहते हैं। भूकंप तरंग। तो भूकंप तरंग ऐसा नहीं कि एक ही दिशा में जाता है, भूकंप तरंग इधर से गया, ठीक है, और फिर इस दिशा में आएगा भी, यानी आगे पीछे, इधर और इधर, ये दोनों प्रक्रिया होता है जिसकी वजह से भूकंप में हमें क्षति होता है। तो ये था हमारा भूकंप। अब है भूकंपीय तरंग की बात किया जाए तो भूकंपीय तरंग जो है हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है पी तरंग, दूसरा है एस तरंग, तीसरा है एल तरंग। पी तरंग अथवा इसका अन्य नाम अनुदैर्ध्य तरंग है। डायरेक्ट प्रश्न आएगा कि किस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है, तो याद रखना है पी तरंग को। एस तरंग, इसको अनुप्रस्थ तरंग बोला जाता है। एल तरंग, इसको पृष्ठीय तरंग बोला जाता है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग कौन है, तो अनुदैर्ध्य पी हो गया, अनुप्रस्थ एस हो गया, और पृष्ठीय तरंग की बात किया जाए ये एल तरंग हो गया। अब मापक यंत्र यानी भूकंप के मापक यंत्र की बात किया जाए, सिस्मोग्राफ। मापक यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। स्केल की बात किया जाए इसको रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रेंज की बात किया जाए तो 0 से 10, कितना? 0 से 10 होता है। हाल ही में भी वेनेजुएला में आया भूकंप 7.8 था, जिससे काफी विनाश हुआ था। नोट देखिए, यहाँ पर नोट है, गुजरात के भुज में 26 जनवरी 2001 को विनाशकारी भूकंप आया था। डायरेक्ट प्रश्न आपसे बनेगा कि गुजरात के भुज में जो है विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो याद रखना है 26 जनवरी 2001 को आया था। अब जो एनसीईआरटी में आपका फैक्ट दिया हुआ है शब्द उत्पत्ति, देखिए तो शब्द उत्पत्ति को हम देखते हैं। ये हमारा शब्द उत्पत्ति कैसे होता है? सबसे पहला है एंडो। एंडो का मतलब होता है अंत है। उसके बाद एक्सो। एक्सो का मतलब होता है बाह्य। एक्सो का मतलब होता है बाह्य। अब इसको हम ऐड करेंगे जेनिक, जिसका मतलब होता है उत्पत्ति। क्या होता है? उत्पत्ति। जब एंडो को हम जेनिक से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एंडोजेनिक। और एक्सो को जब हम जेनिक से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्सोजेनिक हो जाएगा। एंडोजेनिक मतलब अंततः, एक्सोजेनिक मतलब बाह्य, याद रखना है। अब है मुख स्थलाकृतियां। मुख स्थलाकृतियां, इसमें 2 प्रक्रम है। मुख स्थलाकृतियां में कितने प्रक्रम है? 2 प्रक्रम है। सबसे पहला आता है अपक्षय, दूसरा आता है अपर्दन। अपक्षय की बात किया जाए तो पृथ्वी की सतह पर शैल का टूटना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। अपर्दन की बात किया जाए तो जल, पवन, हिम से होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अब है आगे, अपर्दन एवं निक्षेपण से पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करें नदियों के कार्य। इसका नदियों का कार्य, तो दृश्य भूमि का अपर्दन। नदी का जो क्या है, जो दृश्य भूमि, जो हम भूमि देखते हैं, उसका अपर्दन होता है। किसकी वजह से? नदी की वजह से। दूसरा है जलप्रपात का निर्माण। जलप्रपात का निर्माण यानी जलप्रपात का निर्माण किससे होता है? नदियों से होता है। अब है बाढ़ का कारण। बाढ़ का कारण तो नदी ही से तो बाढ़ आती है, तो बाढ़ का कारण भी नदी बनता है। बोला गया आगे कि समतल समतल उपजाऊ मैदान का निर्माण किसके द्वारा? नदी के द्वारा ही
होता है। जब बाढ़ आता है, मान लीजिए ये हमारा गड्ढा गुड्ढी क्षेत्र है, बाढ़ आया और इसको प्लेन कर दिया, तो समतल मैदान का निर्माण किसके कारण? नदी के वजह से ही तो हुआ, बाढ़ आया और हो गया। अब इसमें है चांप झील का निर्माण। चांप झील का निर्माण देखिए, तो हम समझेंगे कि चांप झील का निर्माण कैसे होता है। आइए, चित्र है ये हमारा, चित्र के माध्यम से हम समझेंगे चांप झील। तो ये हमारा मुख्य नदी है, ये हमारा क्या है? मुख्य नदी है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये हमारा मुख्य नदी है। और बाढ़ आने के वजह से पहले नदी का मार्ग ये हुआ करता था, और इतना तेज बाढ़ आया, ये कटाव होकर के हमारा इस भाग को छोड़ दिया। हमारा क्या क्या? इस भाग को छोड़ दिया। और ये जो छूटा हुआ भाग रह गया, ये जो छूटा हुआ भाग रह गया, यही हमारा चांप झील कहलाता है। ये हमारा क्या कहलाता है? चांप झील कहलाता है। और इस नदी की बात किया जाए, इसका आकृति जो होता है विसर्प आकृति, यानी सांप की तरह, जिस तरह से सांप रेंगते हुए चलता है उस तरह से इसका आकृति होता है नदी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट की बात किया जाए। नोट, वितरिका अपने मुहाने पर अवसादों को जमा कर डेल्टा बनाती है। वितरिका कहते किसको है? तो ये हमारा जो मुख्य नदी था, मुख्य नदी में से जो ब्रांच निकल गया, ये जो शाखा निकल गया, इसी को हम वितरिका कहते हैं। तो वितरिका जो है अपने मुहाने पर अवसाद गंदगी को जमा करके डेल्टा का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के कार्य, तो तटीय स्थलाकृतियां तरंग के अपरदन और निक्षेपण से, है ना। समुद्री तरंग के कार्य जो है बोला गया, तटीय स्थलाकृति तरंग के अपरदन और निक्षेपण से जो निर्माण होता है, वो जैसे इसमें होता है समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टैक का निर्माण, पुलिन का निर्माण। पुलिन क्या होता है कि तट पर अवसाद का जमा करके पुलिन का निर्माण किया जाता है। अब आइए हिमनद के कार्य। हिमनद के कार्य, चलिए इस चीज को मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको चित्र बना करके बता दें कि इस समुद्री गुफा क्या हो गया, तटीय मेहराब क्या हो गया, स्टैक क्या हो गया। देखिए ये हमारा पहाड़ है, समुद्र में जो पहाड़ी होता है, यहाँ पर बार बार समुद्र की तरंग टकराता है। यहाँ पे टकराया तो ये दरार पड़ता है ना, दरार पड़ता है और इसमें छिद्र हो जाता है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। छिद्र हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं? समुद्री गुफा कहते हैं। ये छोटा सा हुआ, जब आर पार निकल जाता है इसको हम क्या कहते हैं? आर पार निकल गया उसको कहते हैं हम तटीय मेहराब। और जब आर पार निकलने के बाद ये दोनों तरफ से टूट जाता है, बीच में खंभा टाइप का बच जाता है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैक। क्या बोलते हैं? स्टैक बोलते हैं। अब है पुलिन। पुलिन का मतलब होता है तट पर अवसाद का जमा करना, यानी समुद्री तरंग के द्वारा जो अवसाद जमा किया गया है तट पर, किनारे पर, उसी को हम पुलिन कहते हैं। अब है हिमनद। हिमनद के कार्य, तो सबसे पहले समझेंगे हिमनद कहते किसको है। हिमनद मतलब हिम नद, यानी बर्फ की नदी, इसी को हिमनद कहते हैं। तो हिमनद से हमारा जो है झील का निर्माण होता है। हिमनद बर्फ की नदी, हिमनद बर्फ की नदी है, इसका कार्य है झील का निर्माण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है पवन के कार्य। पवन के कार्य यानी हवा का क्या कार्य होता है उसको देखेंगे। सबसे पहले बालू टिब्बे का निर्माण करना। बालू टिब्बे का निर्माण करना यानी ये हमारा रेगिस्तानी क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, इसमें बालू इकट्ठा होकर के इस तरह से जो क्षेत्र बना लगता है, जैसे तरंग देखते हैं ना आप, उस तरह से जो बालू इकट्ठा होता है, यही हुआ हमारा बालू टिब्बा। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में पवन क्या है? अपर्दन भी करता है, निक्षेपण भी करता है, ये इसके प्रमुख कारक हैं। लोएस की बात किया जाए, लोएस यानी इसमें बोला गया लोएस, बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। क्या बोला गया? बालू का कण विस्तृत क्षेत्र यानी बड़े क्षेत्रों में निक्षेपित हो जाते हैं तो उसे लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। यह वीवीआई स्टार लगा लीजिए, इसमें बोला गया कि चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। अब जो हमारा अभ्यास से प्रश्न बन रहा है उसको हम देखेंगे। तो अभ्यास प्रश्न है, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शैल। हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है हिमनद, तो हिमनद का निक्षेपण की विशेषता क्या हो जाएगा? हिमोड हो जाएगा, हिमोड। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों का कारण
कौन सी घटना होती है आकस्मिक मतलब एकाएक, इसका आंसर हो जाएगा ए ज्वालामुखी। छत्रक शैल पाए जाते हैं कहाँ, ये हो जाएगा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चाप झील यहाँ पाई जाती है, तो अभी देखें कि नदी के द्वारा चाप झील का निर्माण होता है, तो ये आंसर हो जाएगा नदी घाटी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कहाँ अवस्थित है, वेनेजुएला में है। नियाग्रा जलप्रपात की बात किया जाए तो ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर अवस्थित है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।